तो यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अब अपनी लिस्ट जो है टिकटों की वो जारी करनी शुरू कर दी है। यूपी कांग्रेस की पहली लिस्ट का आज ऐलान हो गया। पहली सूची में 125 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने 50 महिलाओं को इनमें टिकट दिए हैं। कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता इस लिस्ट में शामिल हैं। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी और उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सूची नया संदेश दे रही है और हमने वादे के मुताबिक 40% महिलाओं को टिकट दिया है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील समाज सेविकाएं और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। 125 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं। तो 40% महिलाओं को कांग्रेस ने पहली लिस्ट में टिकट दिया है। आगे जो लिस्ट आएगी उसमें भी ये मानना चाहिए कि कांग्रेस ये अनुपात बनाए रखेगी। कांग्रेस ने लखनऊ मध्य से सदफ जफर को टिकट दिया है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर यूपी पुलिस ने सदफ जफर को जेल भेजा था। जेल में उनके साथ मारपीट भी की गई थी। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट दे दी है जिसमें जैसा प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये पीछे देख सकते हैं, पूरा बैनर भी लगा है। हमारे साथ मुस्कुराती हुई हैं सदफ जफर। सदफ जफर को लखनऊ सेंट्रल से कांग्रेस ने टिकट दिया। सदफ जफर को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें। सदफ जफर एंटी सीए प्रोटेस्ट में गिरफ्तार हुई थी। 20 दिन तक जेल में रही। इनके साथ यातनाएं दी गई, इनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद वो जेल से बाहर आई। वो कांग्रेस में पहले भी थी। सदफ जफर, टिकट मिला है, इसके लिए खुश हैं? जाहिर सी बात है, मुस्कुराहट है आपके चेहरे। पहले तो बताइए कैसा महसूस कर रही हैं कि आप कांग्रेस की उम्मीदवार होंगे लखनऊ सेंट्रल से और सीधे चुनौती देंगी सिटिंग एमएलए ब्रजेश पाठक, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं और कहते हैं कि मजबूत आदमी। देखिए, ऐसा है कि मजबूत सिर्फ जनता है और कोई नहीं है लोकतंत्र में, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, एक इतने सारे लोगों के बीच में प्रियंका जी के मुंह से अपना नाम सुना जाना, अपने स्ट्रगल को जो है उसको तवज्जो दी गई, उसको सराहा गया, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए। लेकिन साथ ही साथ इसके मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जो स्लोगन है वो हम जैसी तमाम महिलाओं के लिए है जिन्होंने स्ट्रगल किया, और मुझे लगता है कि अब इसको बहुत जिम्मेदारी से जनता के बीच में जाना है और हर उस बुराई, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला उत्पीड़न हो, उन तमाम लड़ाइयों को अपनी लड़ाई का हिस्सा बनाते हुए जीत हासिल करना, इस स्लोगन को सार्थक करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी मेरे लिए, जिसको मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार करती हूँ और पूरी हिम्मत के साथ लड़ूंगी। सदफ, हम सब ने देखा है वो दौर जब यहाँ पर आप गिरफ्तार हुई थी, घर में 2 बच्चे थे आपके, आपको जेल में डाल दिया गया था। वो दौर याद करती हैं और आज उस दौर को कंपेयर करती हैं, तो कहाँ पाती हैं अपने आप को? देखिए, ऐसा है, मैं तब भी बहादुर थी, मैं आज भी बहादुर हूँ। तो इसलिए मैं और मेरे बच्चे भी तब भी बहादुर थे, वो आज भी बहादुर है। बात ये है कि लड़ाई आपकी बढ़ती जाती है, लड़ाई का आपका घेरा बढ़ता जाता है, लेकिन संघर्ष करने वाले जो इंसान के लिए लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हो सकता है कि मेरे लड़ाई का एरेना बड़ा हो गया है, लेकिन लड़ाई अपनी जगह मौजूद है और लड़ा जाएगा। और अब बात पंजाब की, जहां कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल को कड़ी चुनौती मिलेगी आम आदमी पार्टी की ओर से। और इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब में लगे हुए हैं। आज उन्होंने मोहाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए जनता की राय ली जाएगी और इसके लिए 17 जनवरी की शाम 5 बजे तक फीडबैक लिया जाएगा, यानी जनता अपनी राय दे सकती है। और इसके लिए एक फोन नंबर जारी किया गया। ये नंबर है
70748 70748 इस पर कॉल या मैसेज कर लोग अपना मनपसंद सीएम का चेहरा बता सकते हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। बस ये आखिरी चीज भी सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं कम से कम 80 आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा। हमारा नहीं अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। और जो सूत्र पहले बता रहे थे वो यही था कि भगवंत मान के लिए पार्टी मन बना चुकी है अपना कि उनको ही अपना सीएम उम्मीदवार घोषित भी किया जाए। और खुद आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जनता के बीच जाते हैं। ये भी एक प्रचार का माध्यम है। ये बिल्कुल उसी तरह का माध्यम है जैसे बीजेपी जनता के बीच जा रही है लोगों से चंदा मांगने के लिए। जो चंदा देगा या चंदा देने के बहाने जो है प्रचार होता है, लोग जुड़ते हैं। ठीक इसी तरह से जब वो रायशुमारी करवा रहे हैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए, तो उसके माध्यम से भी एक तो पार्टी का प्रचार होगा और दूसरा लोग जो हैं वो पार्टी के साथ जुड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जानती है कि इस समय पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का सबसे पॉपुलर लीडर कोई है तो वो भगवंत मान है। और इसकी झलक कल दिखाई दी जब खरड़ में जब अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल एक वृद्ध महिला से कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं, तो महिला कहती है अच्छा। और जब उन्होंने भगवंत मान को इंट्रोड्यूस कराया कि ये भगवंत मान है, तो महिला ने कहा हो। तो ये ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ पर जो है भगवंत मान कितने पॉपुलर हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी को है कि भगवंत मान जो है वो सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन वो चाहती है कि जनता के बीच जाया जाए और जनता को इसके साथ जोड़कर जो है और फिर आगे जाया जाए। ये कैंपेन का तरीका है। 17 तारीख तक की इसकी रायशुमारी आम आदमी पार्टी कराएगी और 18, 19, 20 के आसपास में आम आदमी पार्टी अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर देगी, जो अभी तक भगवंत मान ही माने जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच तमाम आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने 10 दिन की पदयात्रा शुरू की थी, लेकिन अब उसे स्थगित करने का ऐलान किया है। कोरोना के बीच कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की इस पदयात्रा पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे और राज्य सरकार ने 4 एफआईआर भी दर्ज की थी। कर्नाटक कांग्रेस की पदयात्रा मेकेदातु बांध की मांग को लेकर थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यात्रा पर सवाल उठ रहे थे और इसके बाद आखिरकार 3-4 दिन की यात्रा के बाद कांग्रेस को इसे स्थगित करने का फैसला लेना ही पड़ा।